Very good evening to all of you. Myself is Dr. Swapnil Rao Chube. Today I will discuss the animal behavior, topic of animal behavior, which are left over in your previous online classes. In previous classes, we have discussed the physiological process. Here about all the topics have been covered. So, I will carry forward to the topic that is animal behavior. And today I will cover the topics animal behavior. I will discuss first learning process. Learning processes, or we can say learning behavior. Second, feeding behavior. Feeding behavior. Next, I will discuss social behavior. Social behavior, and thereafter I will cover sexual behavior. Sexual behavior. Learning the social and sexual behavior in organism. In organism. तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बिहेवियर पे बात कर लेते हैं कि बिहेवियर या इसी को बोलते हैं इथोलॉजी. इथोलॉजी बिहेवियर एनिमल बिहेवियर को हम कॉमनली इथोलॉजी से जानते हैं, और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट बिहेवियर्स की स्टडी करते हैं. वो स्टडी बिहेवियर आप लर्निंग बिहेवियर स्टडी कर लो, फीडिंग, सोशल या सेक्सुअल बिहेवियर, सब कुछ जो स्टडी होती है दैट इज वो इथोलॉजी की ही ब्रांच. यानी इथोलॉजी में हम सारी बिहेवियर की स्टडी करते हैं, और इनके फादर हैं, कोई बताना चाहेगा इसको फादर ऑफ इथोलॉजी? कोनार्ड लॉरेंज. इसका लिखिए कोनार्ड लॉरेंज इज द फादर ऑफ बिहेवियर, इसको हम बोलते हैं. और ये जर्मनी के एक डॉक्टर थे और एक बहुत बड़े नेचुरलिस्टिक भी थे, जिन्होंने बहुत बड़ी सी फील्ड में अपने जीवन भर इन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किए. बहुत सारे रिसर्च वर्क किए. मेडिकल डॉक्टर थे और उन्होंने मैक्स प्लैंक जो इंस्टीट्यूट है उसको भी स्टैब्लिश किया. इस्टेब्लिशेस मैक्स प्लैंक और नोबेल लॉरिएट्स को, इनको नोबेल प्राइज मिला. नोबेल लॉरिएट इन्होंने फील्ड बनाई दैट इज ब्रांच इथोलॉजी या साइंस बनाया दैट इज इथोलॉजी की स्टडी कर.
उन्हीं के साथ समकालीन ये उनका है कार्ल वॉन फ्रिट्ज, जिन्होंने हनी बी के ऊपर रिसर्च किया, उनका बेगल डांस खोजा, उस फूड पैटर्न को भी आइडेंटिफाई किया और उसके लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिला। तो स्टडी किया इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म के सारे बिहेवियर। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हमें इन सब चीजों की आवश्यकता क्यों है? लर्निंग, फीडिंग, सोशल, सेक्सुअल बिहेवियर हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? तो इसका आंसर सीधा आंसर ये है कि जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बिहेवियर की स्टडी अगर हम सही से नहीं कर पाएंगे तो हम आगे रिसर्च वर्क नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करनी है तो हमें उसके हर बिहेवियर को, हर एक्सपेक्ट को देखना होगा और उससे जो हमें डेटा मिल रहा है उस डेटा को हम अपने यूज में लाकर हम नई थ्योरीज या नई चीजों को हम या उससे रिलेटेड उसको किस चीज से बेनिफिट हो रहा है या किससे वो उसका हार्म हो रहा है, हम नए अपने वो जनरेशंस कर सकते हैं, आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात रही इथोलॉजी की। मैंने बताया कि लर्निंग, फीडिंग, सोशल और सेक्सुअल बिहेवियर को पढ़ेंगे। अगर समय रहा तो उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, दैट इज पेरेंटल बिहेवियर। लेकिन फिलहाल यहां से शुरू करते हैं। तो इन सब में हम सबसे पहले लर्निंग बिहेवियर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लर्निंग? सीखना, लर्न करना, दैट इज सीखना। हर ऑर्गेनिज्म सीख नहीं सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं सीखते। सीखने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। कब? लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर पैरामीशिया भी लर्न करता है। आपने पढ़ा होगा ट्रायल एंड ट्रेड्स, आपने पढ़ा एरर एंड ट्रायल। थिग्मोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, जितने भी टैक्सिस है वो सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। तो लर्न वो भी करते हैं, सीखते वो भी हैं। और एक हायर डेवलप्ड एनिमल, जैसे हम बर्ड्स की बात करें, एम्फीबिया की बात करें, रेप्टिलिया की बात करें और इवन मैमल्स की बात करें, तो वो भी लर्निंग बिहेवियर में। लर्निंग एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और लर्निंग कन्वर्ट हो जाती है मेमोरी में। अगर हम किसी भी चीज को लगातार लर्न करते रहते हैं तो हमारी मेमोरी का भी डेवलपमेंट। जैसे हम कह दें कि ये जो बिहेवियर है उसके दो पहलू हैं या दो एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज लर्निंग और दूसरा मेमोरी। जो भी हम लर्न करेंगे वो हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगा। एक चीज, ये जीन रेगुलेटेड होती है। आपकी लर्निंग प्रोसेस जीन रेगुलेटेड है और लार्ज अमाउंट में लर्निंग प्रोसेस जो हम लर्न करते हैं वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। जितनी भी प्रोसेस हम लर्निंग प्रोसेस है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल नहीं करती, उसी समय वो खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ चीजें वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रेवल कर जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कहां से रेगुलेट होते हैं? जीन लेवल से कंट्रोल। फिलहाल वो आगे की बात है। तो लर्निंग होने से सबसे पहले एक चेंज आएगा बिहेवियर। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लर्न कर रहा है, सीख रहा है, तो सबसे पहले उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, चेंज इन द बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन द बिहेवियर। परमानेंट मॉडिफिकेशन हो जाए। सेकेंड है दैट इज परमानेंट मॉडिफिकेशंस। परमानेंट मॉडिफिकेशंस और it involves reward and
punishment. Reward and punishment. इसका दूसरा कैरेक्टर है, that is reward and punishment. Reward and punishment. या reward and punishment ये मोटिवेशन के नाम से नाम रखते हैं मोटिवेशन. मान लिया कोई भी लर्निंग प्रोसेस है, अगर किसी एक चीज को आप लर्न करना चाहते हो बार बार, तो अगर आपको रिवार्ड मिल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है, तो लर्निंग की प्रोसेस इनहैंस होगी कि डिक्रीज होगी? इनहैंस बढ़ती जाएगी लर्निंग. अगर लर्निंग की प्रोसेस के बाद आपको पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या होगा? लर्निंग की प्रोसेस स्लो होगी. तो लर्निंग किस पे काम करता है? रिवार्ड एंड पनिशमेंट पे काम करता है. और लर्निंग जो है वो मोटिवेशनल है. सबसे पहले मोटिवेटेड होती है. मोटिवेशन मिलेगा हमें, हम सीखना चाहेंगे, या हमारे सामने रिफ्लेक्स होंगे, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम बिहेव करेंगे, और कभी कभी हमें रिवार्ड मिलेगा, कभी कभी हमें पनिशमेंट मिलेगा, तब जाके हमारा एक बिहेवियर डेवलप होगा, दैट इज लर्निंग बिहेवियर. देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे हमने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू, एक तो है मेमोरी और दूसरा है लर्निंग. ये बताया. अब इसके बीच में आती है रिकॉल. क्या आती है? रिकॉल. रिकॉलिंग किससे संबंधित होती है? मेमोरी से. रिकॉल करना, किसी भी चीज को क्या करना? फिर से याद करना. आपने लर्न किया फर्स्ट स्टेप, ठीक है. लर्न करने के बाद आप क्या किए? मेमोराइज कर लिए उसको. सेकेंड स्टेप, मेमोराइज करने के बाद अगर फिर से वो सिचुएशन आई तो आपने क्या किया? उसको रिकॉल कर लिया. तो रिकॉल किसका पार्ट है? मेमोरी का पार्ट. यानी जिनके अंदर रिकॉलिंग की क्षमता नहीं होती, वो रिकॉल नहीं कर पाते, उन्होंने जो जैसे एग्जाम टाइम पे आपने जो भी पढ़ा है, अगर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मेमोरी या लर्निंग प्रोसेस क्या होगी? बेकार. तो रिकॉलिंग की प्रोसेस बड़ी ही जबरदस्त होनी चाहिए. जो भी आपने लर्न किया है या जो भी आपने मेमोराइज किया है, और इनमें सबसे बड़ा एग्जांपल आपको लियोनार्डो डा विंसी का मिलता है. लियोनार्डो डा विंसी ने जो एक फोटोग्राफ बनाई थी, वो उन्होंने एक बार देखा था उसको, और उसी को इमेजिन कर करके उन्होंने बाद में उसको डेवलप किया. तो जितनी ज्यादा रिकॉलिंग की प्रोसेस होगी, या जितना ज्यादा हम उसको रिकॉल करेंगे, और कुछ ही लोगों में रिमार्केबल पावर होती है मेमोराइज करने की. जैसे आपने रोहन बोपन्ना का नाम सुना कि मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल जितने भी पैराग्राफ्स हैं या लाइनिंग्स हैं, अगर एक ही बार वो पढ़ लेता था तो अगले पल उसको भी वो चीजें याद हो जाती थी, या उसको बिल्कुल से कंठस्थ हो जाता. तो ये एक बिहेवियर है, सबके अंदर नहीं हो सकता, यूनिक कैरेक्टर है. नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग. टाइप्स ऑफ लर्निंग. Flexible learning, and second restricted learning.
हैबिचुएशन। एग्जांपल है हैबिचुएशन। देखिए फ्लेक्सिबल लर्निंग और रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग में बेसिक डिफरेंस ये है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है चेंज, और रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है किसी रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरेशन के लिए या रेस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए जो कि लर्न किया गया हो वो कभी चेंज ना हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल लर्निंग का एक एग्जांपल है हैबिचुएशन, हैबिट डेवलपमेंट। हैबिट डेवलप भी की जा सकती है और डीहैबिचुएशन की भी प्रोसेस होती है कि उसको हम हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं। एडजस्ट, हैबिचुएशन का मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हैबिचुएशन, किसी भी एक्टिविटी के लिए हम हैबिचुएट होते हैं। जैसे आपको सुबह देर तक सोने की आदत है, ये आपकी हैबिट हो गई, और किसी को जल्दी उठने की आदत है, ये आपकी हैबिट है। शॉर्ट टर्म की या हम कहें लॉन्ग टर्म की, और उसको हम बना भी सकते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपने जो एग्जांपल पढ़ा होगा पैवलॉव का, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, या इसी को बोलते हैं पैवलोवियन कंडीशनिंग। इसमें क्या है कि आपने कोई चीज सीखी और वो फ्लेक्सिबल लर्निंग का पार्ट थी, और इसके थ्रू सीखी क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब किसी कंडीशन की वजह से सीखी। जैसा कि पैवलॉव ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, है ना। क्या किया था कि उन्होंने खाना दिया था डॉग को, और उसके पहले उन्होंने क्या करी थी, घंटी बेल बजाई। तो एक कंडीशन दिया था, कंडीशन जब दिया तो कुत्ते ने वो प्रोसेस को सीख लिया कि हमें उसका एक तरह से हैबिट पड़ गई, हैबिचुएशन ही हो गया, लर्न किया उसको। तो जब हम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं या किसी स्पेसिफिक कंडीशन को बार बार अप्लाई करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है कि उसको वो बार बार अगर हो रही है तो उसको वो सीखने की क्षमता रखता है। इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और पैवलोवियन कंडीशनिंग। और इसके लिए 1941 में इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और उन्होंने दो टाइप के रिफ्लेक्स बताए थे, टू टाइप के रिफ्लेक्सेस बताए थे। कौन से? अगर आपको याद हो तो एक था कंडीशनल रिफ्लेक्स और दूसरा था अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। या हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कर सकते हैं। हमारे बॉडी में कितने रिफ्लेक्स होते हैं? दो टाइप के रिफ्लेक्स हैं, पहला कंडीशन की वजह से और दूसरा अनकंडीशनल। इसमें कौन सा अनकंडीशनल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रेवल कर सकता है, यानी ये हम फिजिकल वर्ड से सीखते हैं, और ये कहां से सीखते हैं? ये जीन लेवल। आपने पढ़ा कि जेनेटिक लेवल पे जो भी रिफ्लेक्स हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है वो जीन लेवल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो ट्रैवल करेगा। और कंडीशनल रिफ्लेक्स जैसे कि इसमें इन्होंने क्लासिकल जो कंडीशनल रिफ्लेक्स था उसमें उन्होंने बताया। इसी का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड हम लिख लें, ट्रायल एंड
ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, या इसी को इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या ऑपरेंट लर्निंग भी बोलते हैं। इसी को ऑपरेंट लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें यह होता है कि जब कोई भी कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड की जाती है या ऑर्गेनिज्म फेस करता है, तो चैलेंज होता है एक तरीके से उसके सामने, जैसे हंगर है, थ्रस्ट है, या फियर है, या कुछ ऐसा कंडीशन दिया जाए या अपॉर्चुनिटीज के सामने हो, तो ऑर्गेनिज्म का एक प्रॉपर्टी होती है, हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को सेफ जोन में लाना चाहता है, और उस सेफ जोन में लाने के लिए वो कुछ प्रयत्न करता है, कुछ ट्रायल्स करता है। जैसे बच्चे के सामने अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, तो कोई अगर दिक्कत आती है तो वो हर रास्ते को अप्लाई करता है कि इससे कर ले, कि इससे कर ले, इससे कर ले, इससे कर ले, ये वाला रास्ता हमारा ये से होगा। ये जरूरी नहीं वो सब में पास हो, ये सब में उसके अच्छे रिजल्ट्स आए, तो इसी को बोलते हैं ट्रायल करते रहना, करते रहना। और ऐसा अगर जो नहीं ऑर्गेनिज्म करेगा वो सरवाइव नहीं कर सकता। जो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ट्रायल करेगा, हो सकता है कि एक जो उसकी अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल हो जाए और उसमें उसको सर्वाइवल का चांस मिल जाए, वो उसको पिक कर लेता है। उसको पिक करने के बाद वो सीख लेता है वो कि हमें जितने भी किया उसको हमने छोड़ दिया और हमने इस वाले को पिक करके हम आगे की ओर बढ़ गए। दैट इज क्या है, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है, ट्रायल एंड एरर का। तो जैसे थ्रस्ट है, हंगर है, सेक्स है, फियर है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं और इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है ऑर्गेनिज्म का कि उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करता है या नए नए एनवायरनमेंट लाने की कोशिश करता है। तो ये हो गया आपका। और नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग टॉलमैन ने ये थ्योरी दी लेटेंट लर्निंग का। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या गुप्त या जो दिखाई नहीं दे, लेटेंट। और ये भी किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में भी दिखाई देता है। लेटेंट का दिखना, जो चीज छुपी हुई है वो ऑलवेज तो नहीं दिखेगी। वो कब दिखेगी? जब स्पेशल कंडीशन होगी तभी दिखेगी। तो ऐसा रैट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि 3 ग्रुप बनाए थे या 3 टाइप के रैट्स लिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप में। एक और डिफरेंट उनको वेज दिए गए थे, रास्ते दिए गए थे, और कॉर्न रखा गया था, कॉर्न को उन्हें खोजना था। तो एक में रिवार्ड मिलता था उसको, जो रैट खोज लेता था, और दूसरे में रिवार्ड कभी कभी मिलता था या कम मिलता था, और तीसरे में रिवार्ड मिलता ही नहीं था रैट। तो जब जब ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि जब जब भी रैट ने ऐसे इधर उधर रास्तों से या विभिन्न टाइप से वेज को खोजते हुए अपने गोल तक वो पहुंच गया, और गोल पे पहुंचने के बाद उसको एक रिवार्ड मिला, कुछ खाने को मिला, तो उसके अंदर एक गजब की फीलिंग हुई कि यार मुझे ये काम बार बार करते रहना। क्यों? क्योंकि मुझे बाद में खाने को मिल रहा है। मतलब वो रिवार्ड, जैसे मैंने पहले बात की थी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो अगर उसको रिवार्ड मिलता रहा तो उसकी बॉडी में एक एनर्जी डेवलप हुई। एनर्जी इस टाइप की कि जैसे ही उसको चैलेंज मिलता था वो फट से जाता था, खोज करके तुरंत से वो जाकर अपना शॉर्टेस्ट रूट निकाल लाता था। ऐसा। अच्छा, दूसरे ग्रुप में क्या हुआ कि रिवार्ड तो दिया गया, थोड़ा देर से दिया गया, थोड़ा देर से दिया गया या थोड़ा कम दिया गया। तो इनमें क्या हुआ
उतनी एनर्जी या उतना लेवल इनका नहीं था माउस का खोजने में, और तीसरे में बिल्कुल नहीं। तो और तीसरे में ना देने के को ये भी देखा गया कि वो इतना वर्क करते ही नहीं थे, या जिस गोल को हम डायरेक्टेड गोल को लेना चाहते थे वो नहीं कर पाते। तो इससे ये हुआ कि जितना ज़्यादा हम उसको रिवार्ड देंगे या जितना ज़्यादा हम उसको बार बार प्रमोट करेंगे किसी वर्क को करने के लिए, तो वो अच्छे से वो वर्कआउट करेगा, और उसका लेवल जैसे जैसे घटता जाता है वो उसमें एक खोजने की क्षमता भी कम है। और इवन ये भी देखा गया कि जो फर्स्ट ग्रुप था वो इतनी तेजी से और इतने शॉर्टेस्ट रूट को खोज लेता था, रास्ते कई थे अलग अलग रखा गया, लेकिन वो शॉर्टेस्ट रूट को खोज के निकाला। तो ये सब क्या था, ये एक ऐसी लर्निंग थी जो कि छिपी हुई थी, जो कि लैटेंट फॉर्म में थी, उसको भी निकाल दिया। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कॉग्निटिव मैप्स। कॉग्निटिव मैप्स तैयार कर लेना दिमाग में कि ये अगर है तो ये होगा। जैसे हम रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, आप डिफरेंट एग्जाम्स में, अगर किसी लेमैन को दे दिया जाए करने को, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक्सपर्ट्स को दिया जाएगा तो आप क्या करोगे? एक्सपर्ट से जाके उसको खोज पाओगे। तो दैट इज क्या है? लैटेंट लर्निंग। और फिर है लास्ट में डिस्क्रिमिनेशन। लास्ट में क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अलग अलग करना। ये एक्सपेरिमेंट एप पे किया गया था, मंकीज पे किया गया था, सॉरी एप्स पे नहीं, मंकीज। और मंकीज को बताया गया, सिखाया गया, उसको भी रिवार्ड मिलता था हर एक टास्क को करने के बाद। अलग अलग टाइप के वुडन बॉक्स शेप के दिए गए, एक ट्रायंगल शेप में था और एक स्फेरिकल शेप। ट्रायंगल शेप को कहा गया कि मंकीज को अलाउ किया गया कि इनको खोजें और उसको पिक करें ट्रायंगल शेप। जब ट्रायंगल शेप मिलता था तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। और जब मंकीज को इसे दिया गया तो इसको बनाना हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? कई बार ऐसा हुआ है ना, कई बार ऐसा सिखाया गया, जैसे पावलोव ने किया था। तो मंकी क्या करेगा? कभी इसको पिक करेगा? नहीं करेगा। इसको पिक करेगा, बनाना खाने वाले को करेगा। तो ऐसा करने से उसने क्या सीख लिया? डिस्क्रिमिनेशन सीख लिया। क्या सीख लिया? डिस्क्रिमिनेशन की शेप को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, या करके हम कौन सी चीज से फायदा ले सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है, डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी बातें हमने किसकी कर ली? दैट इज फ्लेक्सिबल लर्निंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग का मतलब ये सब चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये कैसी है, परमानेंट। अब हम इसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। ठीक लग रहा है तुमको? क्लास बढ़िया लग रही? रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग, इसका एग्जाम्पल है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है
वही जो अभी मैंने बताया था, जिनको नोबेल प्राइज मिला और जिनको फादर भी बोलते हैं, लेओनार्ड लॉरेंस को, और 1973 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी प्रोसेस के लिए। और इन्होंने गीज पे काम किया था। अपने गार्डन में इनका बहुत बड़ा सा फॉर्म था और उसमें गीज पाले गए थे, रहते थे, नेचुरली रहते थे। तो उनकी एग्स पे उन्होंने काम किया, उनके एग को कलेक्ट किया और उसको इंक्यूबेट किया उनकी मदर से दूर, खुद से उनकी रेयरिंग करी, इंक्यूबेट किया, और जब उसमें हैचिंग हुई तो जो उसके यंग वंस थे उन्होंने देखा किसे, इन्हीं महाशय को देखा, और ये जैसे करते थे, जैसे चलते थे, वैसे ही मार्ग पे उसने भी चलना प्रारंभ किया, जिसको बोलते हैं इम्प्रिंट। अगर एनिमल को फर्स्ट विजन किसका हो, किसी ह्यूमन का हो, तो वो उसको अपना क्या मान लेता है, पेरेंट मान लेता है। और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये चीजें होती हैं, बाद में जीवन के मतलब कि ज़्यादा उम्र के बाद ये लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। उस समय वो मान लेता है कि ये हमारे माता पिता है, ये हमारे पेरेंट है, और जैसा वो फॉलो करते हैं, चलते हैं, वैसे ही हमें भी फॉलो करना हो। तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, कुछ तो उन्होंने खुद से रिएक्ट किया और कुछ एग्स को अलाउ किया कि उसकी मदर उसको इंक्यूबेट करे और हैचिंग में। तो जो हैचिंग मदर के थ्रू हुई थी, उनमें प्रॉपर जो है उसकी इम्प्रिंटिंग हुई। जैसी मदर चलती थी वैसे वो चलता था, जिसकी लर्निंग प्रोसेस थी। और उसके बाद इन्होंने जो जैसी कि इन्होंने देखा, इन्वायरमेंट दिया बीज को, वैसा इन्होंने सीखा। तो बहुत ही माइन्यूट स्टडी करी सर लॉरेंस ने और थ्योरी दी, दैट इज इम्प्रिंटिंग की, और इसी को बोलते हैं स्टैंपिंग। स्टैंपिंग करना, और ये बहुत ही कम समय के लिए ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, और इसकी स्टेबिलिटी जबरदस्त होती है। मतलब एक बार जो सीख लिया वो पूरे जीवन काल के लिए वो सीख ही लेते हैं। और ये इन्फ्लुएंस होते हैं अपने पार्टनर से या पेरेंट्स या उनका जो सेक्सुअल पार्टनर है, उनसे वो सीखते हैं। जो कोई उसका इमीडिएट मिलेगा साथी, इवन पेरेंट हो चाहे वो उसका सेक्सुअल पार्टनर हो, तो उसको वो सीख लेंगे। और इससे एक डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट। एक साइन है इसका सोशल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि सोसाइटी डेवलप होनी है, उसके बाद सोशल ऑर्गेनिज्म ज्यादा सीखता है, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से वो सीख ही लेता है। तो कुछ इसके बेसिक कैरेक्टर्स। और नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग के बाद, दैट इज ये हो गया और ये हो गया रीजनिंग। और रीजनिंग के बाद है सी इम्प्रिंटिंग।
रीजनिंग है और इंटेलिजेंस है। रीजनिंग का मतलब समझते ही, रीजनिंग का है मतलब कि किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो आपको प्रॉब्लम अगर मिल गई है तो उसका रीजन निकालना, दैट इज रीजनिंग। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना और नई एक्टिविटी को या नई थिंकिंग को डेवलप करना, दैट इज ये रीजनिंग। इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंस मतलब हम ये कहें कि रीजनिंग किसी गोल्स के लिए होती है, गोल ओरिएंटेड, और इंटेलिजेंस क्या है? समझदारी, या हम कहें कि किसी प्रॉब्लम को पहले से ही समझ जाना। प्रॉब्लम तो आएगी तब हम उसका रीजनिंग करेंगे, उसका समाधान करेंगे, लेकिन इंटेलिजेंट वो है जो प्रॉब्लम को आने से पहले ही वो उसको समझ जाए कि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसका कोई सलूशन निकाल ले, पहले से ही सलूशन करना। ठीक है, तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है, लेकिन हायर लेवल की है इंटेलिजेंस, और उन पे काम करें। कुल मिला के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपने जो पढ़ा है, और इंस्टिंक्ट जो होता है, बिहेवियर, इनवॉल्व बिहेवियर जो होता है, और जो आप लर्न करते हो साइट से देख कर जो लर्न करते हो, और जो रीजनिंग करते हो, इन सबको इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दैट इज इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस सबसे हायर लेवल की क्या है? लर्निंग है, जो कि किसमें आती है? रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग में आती है। और ये इंटेलिजेंस लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है और हायर ऑर्गेनिज्म में वो बढ़ता चला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो लर्निंग प्रोसेस आपने सीखी, टाइप्स ऑफ लर्निंग सीखा, फ्लेक्सिबल लर्निंग है, रिस्ट्रिक्टेड लर्निंग सीखा। नेक्स्ट दूसरे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। दूसरा टॉपिक क्या था? फीडिंग। फीडिंग भी फीड करना बिहेवियर है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है सर्वाइवल के, जीने के लिए हमें खाना पड़ेगा, और हर ऑर्गेनिज्म फीड करता ही करता है, और हर ऑर्गेनिज्म की फीडिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं। आपने पढ़ा है कि दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। अगर हम ट्रॉफ की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें, तो एक फोटोट्रॉफिक या फोटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ जिनको बोलते हैं, और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ में सारा इंक्लूडेड है। ऑटोट्रॉफ तो अपना खुद से न्यूट्रिशन कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ जो है वेरियस टाइप से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होगा। तो मेन हमारा जो वो होगा, फोकस होगा, वो हेट्रोट्रॉफ के बारे में होगा और उनके बिहेवियर के बारे में होगा, उनके फीडिंग बिहेवियर। जैसा कि आपको पता है कि फीडिंग बिहेवियर को जान लेने से हमें यह फायदा होने वाला है कि अगले एनिमल को, या जो एनिमल प्रोवाइडेड है, उसको हम किस तरह से रियर कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम उस पर रिसर्च वर्क कर सकते हैं, और कैसे उनसे डेटा को ले सकते हैं अपने ह्यूमन बेनिफिट के लिए या रिसर्च वर्क के लिए। फिलहाल वो एक दूसरी बात है, लेकिन सम आप की बात करें, पूरा अगर फीडिंग बिहेवियर की बात करें, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है दैट इज फीडिंग बिहेवियर ऑफ
या हम कहें हेटरोट्रॉफ की हम बात कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ, फीडिंग बिहेवियर ऑफ हेटरोट्रॉफ, या इन्हीं के साथ हम जोड़ लें तो हेटरोट्रॉफ के बाद या हम सब टॉपिक अगर देना हो हमें तो हेटरोट्रॉफ के बाद हम पैरासिटिक फीडिंग देख सकते हैं, पैरासिटिक फीडिंग लिख सकते हैं, या थर्ड लिख सकते हैं सैप्रोफिटिक फीडिंग, या सैप्रोफिटिक फीडिंग बिहेवियर, या उसके बाद लिख सकते हैं कमेंसलिज्म, सिम्बियोसिस, या म्यूचुअलिज्म, कोर्सिव फीडिंग, या पेरेंटल फीडिंग। देखिए हेटरोट्रॉफ में जो मैंने बताया ऑटोट्रॉफ के बाद जितना भी है वो सब किस में आ जाएगा, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाएगा, या हम कहें उसी का ये पार्ट है, नीचे वाला ये सारा उसी का ये पार्ट है। तो हेटरोट्रॉफ में जो एनिमल्स आएंगे, जैसे कि आपको पता है कि ग्रेजिंग एनिमल्स आते हैं, या हम कहें ऐसा फूड जो कि कैसा हो, मतलब एक स्पेशल फूड ना हो, ग्रेजर्स जितने भी होते हैं एनिमल्स वो ग्रेज करते हैं किसी फील्ड में, तो नॉन सेलेक्टिव फीडिंग इसको कह सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव फीडिंग में कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है और ग्रेजर्स उसमें आ जाते हैं, रूमिनेंट स्टेज स्ट्रेटजी आ जाती है उनका डेवलपमेंट, रूमिनेंट का डेवलपमेंट होता है। आप चाहें तो एक एक पॉइंट नोट करते रहिएगा। बैक्टीरियल डाइजेशन होता है उनमें, और सेलुलोज का डाइजेशन होता है, और कोप्रोफैगी भी होती है ग्रेजिंग एनिमल्स, या इसी को बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव फीडिंग। ग्रेजिंग या ग्रेजिंग करना। सेकेंड जो फीडिंग बिहेवियर है दैट इज ब्राउजिंग, ब्राउज करना। ग्रेजिंग करना दूसरी बात है, ब्राउज करना यानी खोजना, यानी इसको हम सेलेक्टिव फीडिंग, इसको हम क्या कहेंगे, सेलेक्टिव फीडिंग। और इसमें जो बिहेवियर होता है कटिंग का होता है और च्यूइंग का होता है, कटिंग एंड च्यूइंग टाइप की स्ट्रेटजी डेवलप। और ब्राउजिंग में ही दूसरे आते हैं आर्बोरियल ब्राउजर्स। क्या आते हैं ब्राउजिंग में? आर्बोरियल ब्राउजर्स। और आर्बोरियल ब्राउजर के बाद आते हैं एक्वेटिक ब्राउजर्स। एक्वेटिक ब्राउजर्स, आर्बोरियल ब्राउजर कौन है? जिनका फीडिंग हैबिट कहाँ है? आर्बोरियल टाइप की है, जो एनिमल आर्बोरियल हैबिटेट के हैं या नेचर के हैं, जो कि लीव्स को खाते हैं, लीव्स फॉलिएज को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं। उनमें जो बिहेवियर होता है फीडिंग बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्लाइंब करेंगे, वो फ्लाई करेंगे, वो जैसे स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, मंकीज है, लीमर्स है, हनुमान लंगूर है, ये सब क्या है? ये आर्बोरियल नेचर के हैं। ये अपोला है, ये सब आर्बोरियल नेचर के हैं। नेक्स्ट एक्वाटिक ब्राउजर्स। एक्वाटिक जो एक्वाटिक मीडिया में रहता है, जैसे एक्वाटिक काउज हैं, फिशेस हैं, मोलस्क्स हैं, ये सब एक्वाटिक ब्राउजर्स हैं। नेक्स्ट आता है उसमें दैट इज बार्क, रूट एंड बल्ब ईटिंग स्ट्रेटजी। बार्क यानी छाल खाएं, पेड़ों की छाल को खाएं, रूट्स को खाएं, मिट्टी को खोद के रूट्स को खाएं, या बल्ब को खाएं।
जैसे एलिफेंट्स हैं और रैबिट्स। नेक्स्ट है प्लांट जूस सकिंग स्टडी। प्लांट जूस सकिंग, प्लांट के जूस को खाए या पिए, उनके रस को पिए। जैसे एफिड्स हैं, व्हाइट फ्लाई है, स्पाइडर माइट्स हैं, मॉस्किटोज हैं, ये सब कैसे फीड करते हैं? प्लांट के जूस को फीड करते हैं। तो फीडिंग बिहेवियर चेंज हुआ, और जैसा जैसा फीडिंग बिहेवियर होगा उनके माउथ के पार्ट का भी डेवलपमेंट उसी टाइप से होगा। किसी एनिमल का फीडिंग बिहेवियर देख के क्या आप दूसरे बिहेवियर भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। किसी एनिमल को आप माइन्यूटली स्टडी करो, उसका फीडिंग बिहेवियर गौर से देखो, तो आप जरूर बता सकते हैं कि इसके और भी फीचर्स क्या होंगे, इसके और भी कैरेक्टर्स क्या होंगे। जैसे अगर आप किसी कार्निवोरस एनिमल को देखोगे तो उसका टीथ पैटर्न देखोगे, उसका माउथ पार्ट देखोगे या और उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कैसा होता है? चेजिंग वाला होता है, टीयरिंग वाला होता है। तो आप उसके और भी बिहेवियर को बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसको देख के, फीडिंग बिहेवियर को देखें। जैसे फिशर्स को हमने देखा, जो लोग फिशरीज पढ़े होंगे उनमें कुछ होते कॉलम फीडर होते हैं, कुछ बॉटम फीडर होते हैं और कुछ होते सरफेस फीडर्स होते हैं। तो सब में उनका पैटर्न कैसा है? माउथ पैटर्न अलग। आपने डार्विन फिंचेस उठा के देख लो, डार्विन के कितने टाइप्स के फिंचेस थे, उनमें बीक पैटर्न किस तरह से थे। तो सब में क्या था? सबका फूडिंग बिहेवियर अलग अलग। जिसका जो जैसा फूडिंग बिहेवियर होगा अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो ड्वेल कर रहा है, जहाँ पर फूड की प्रचुरता जितनी ज्यादा हो रही है, उस टाइप के उसमें भी बॉडी के अंदर चेंजिंग होना स्वाभाविक है। एनिमल एक्वाटिक है तो कुछ एक्वाटिक टाइप का होगा। एक्वाटिक का मतलब कुछ फिल्टर टाइप का होगा, जो कि फिल्टर करके खाए। जैसे वेल को आपने देखा, वेल, शार्क, आपने फिल्टर फीडर पढ़ा है, जो है सी स्क्वार्ट है, लैंसलेट है, ये सब क्या है? फिल्टर फीडिंग भी तो करते हैं। फिल्टर करने का कार्य, तो कुछ मैकेनिज्म ऐसी होती है जो फिल्टर करके फूड को लेते हैं। वेल जब भी फूड को लेती है, गल्प करती है, तो बहुत ढेर सारा वाटर आता है उसके साथ में, और भी सारे मटेरियल्स आते हैं उसके साथ, लेकिन सबको नहीं खाती वो क्या करती है? उसके पास एक फिल्टर मैकेनिज्म है, उसको फिल्टर करके जो चीजें उसके लायक नहीं है उसको अलग करती है। तो वाटर मीडियम में हो रहा है, वो फिल्टर हो रहा है। तो हम जरूर कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल के फीडिंग हैबिट को देख के हम उसका आगे या कुछ और बिहेवियर की गणना कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, प्लांट जूस सकिंग स्ट्रेटजी होती है। प्लांट के जूस को शक कर लिया, बहुत सारे मॉस्किटो, एफिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, कुछ फ्लावर्स, पॉलन, फ्रूट्स और सीड ईटिंग स्ट्रेटजी होती है। कुछ फ्लावर्स को खाते हैं, पॉलन को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, और सीड ईटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे फिंचेस हैं, बुलफिंचेस, स्पैरो, और कुछ होते हैं माइनिंग एंड बरोइंग हैबिट्स, माइन करना और बरो में रहना। इंसेक्ट्स में आपने देखा होगा, और आपने फेरिडिमा पॉस्टुमा में देखा है कि वो किस में रहता है? बरो बना के रहता है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि माइन करते हैं और उस बरो में रहते हैं। क्यों करते हैं? ये हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना कारण होता है। कुछ सेफ्टी के लिए करते हैं, कुछ शेल्टर के लिए करते हैं, कुछ अपने प्रेडेटर से बचने के लिए करते हैं, कुछ में ब्रीडिंग हैबिट्स होती हैं, कुछ एग ले करने के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं और फीड भी करते हैं। तो और तो दूसरे कैरेक्टर हैं, यहाँ कंसर्न होना चाहिए हमारा फीडिंग के लिए। तो हम फीडिंग की वजह से, वो फीडिंग करने की वजह से बरो में रहें या माइंस में रहें। नेक्स्ट है सस्पेंशन फीडिंग, या हम इसको कहते हैं डिपॉजिट फीडिंग या सस्पेंशन फीडिंग। जैसे स्टारफिश करते हैं, मैराइन गैस्ट्रोपोड्स करते हैं, पॉलीचीड्स करते हैं, मेट्रिडियम, सी पेन, कोरल्स करते हैं, ये सस्पेंशन फीडिंग करते हैं। और जैसा आपने पढ़ा है कि स्टारफिश में पेडिसेलरीज होती हैं, वो उसको साफ भी रखती हैं और हेल्प भी करती हैं, इसके लिए फीडिंग प्रोसेस के लिए हेल्प करती हैं। तो अलग अलग
टाइप का फीडिंग बिहेवियर हेटेरोट्रॉफ में आपने देखा, और उसी में लास्ट में लिख लीजिएगा फिल्टर फीडिंग। हेटेरोट्रॉफ में ही लास्ट में फिल्टर फीडिंग स्ट्रेटजी, जैसे ब्लू व्हेल करती है, फ्लेमिंगोस करते हैं, शार्क करते हैं, ओस्टर्स करते हैं। और नेक्स्ट है प्रीडेटरी स्ट्रेटजी, प्रीडेशन भी करते हैं। प्रीडेशन का मतलब होता है कि एनिमल के ऊपर अटैक करके उसको पूरा का पूरा खा जाना या प्रेडेशन करना। इस प्रेडेशन और प्रे के बीच में रिलेशन भी होता है। कुछ एनिमल वॉकिंग करके प्रेडेशन करते हैं, कुछ स्नेयरिंग करके करते हैं, कुछ पाउंचिंग करके करते हैं, कुछ स्टैबिंग करके करते हैं, लेकिन वो अपने गोल को या प्रे को कैच कर भी लेते हैं। तो जिस तरह से प्रे होता है उसी हिसाब से प्रेडेटर भी अपने आप को मेंटेन करता है, अपने आप को सरवाइव कराने के लिए। जैसे कुछ होते हैं कि स्टैग्नेंट प्रे को अटैक करते हैं। प्रे कहाँ है उसका? स्टैग्नेंट है, और वो आएंगे उसको खा जाएंगे। जैसे आपने स्नेक में देखा होगा, या फ्रॉग, स्नेक को फ्रॉग को खा जाता है, ठीक है। या ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो प्रे उनका कैसा है? स्टैग्नेंट है। और दूसरे ऐसे हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट को या मूविंग प्रे को खा जाता है, जैसे कैमिलियन है, स्टारफिश है। स्टारफिश रहेगी शाम को, जैसे ही प्रे आएगा वो मूव करके वहां उसको कैच कर लेगी। कैट्स हैं, लायंस हैं, माउस जंप, फॉक्सेस, फॉक्सेस में जो माउस जंप होता है, स्पाइडर है, और जेलीफिश है। जेलीफिश भी क्या करती है? ये मूविंग प्रे को कैच कर लेती है। और स्ट्रेटजी टू मूव सोनार और कैच, सोनार का भी यूज होता है। किसके लिए? प्रे को कैच करने के लिए। किनमें? सोनार आपने पढ़ा होगा कि इको लोकेशन के लिए व्हेल्स में और बैट्स और व्हेल्स क्या करते हैं कि सोनार का यूज करते हैं, अपने बॉडी से कुछ वेव्स को इस तरह भेजते हैं और इको लोकेशन कर लेता है उसको, और जहाँ पे उसका प्रे है वो जाके वहाँ पे उसको बाइट करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हंटिंग। कोऑपरेटिव हंटिंग, कोऑपरेट मतलब होता है सहयोग करना, और हंटिंग का मतलब होता है हंट मतलब शिकार करना। कोऑपरेटिव हंटिंग सोशल ऑर्गेनिजम्स करते हैं या सोशल एनिमल्स करते हैं, जिनमें सोशल बिहेवियर देखने को मिला। सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है एप्स में, मंकी में, या हम कहें जितने भी मैमल्स के ग्रुप हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? सोशल ग्रुप्स होते हैं। लायंस में जो फीमेल जो होती है, सारी फीमेल्स मिलके हंटिंग करती हैं, कोऑपरेटिव हंटिंग उसको बोलते हैं। और हाइना में है, डॉग, वाइल्ड डॉग में है, ये बिहेवियर कोऑपरेटिव हंटिंग स्ट्रेटजी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या था? दैट इज हेटेरोट्रॉफ का फीडिंग बिहेवियर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक फीडिंग। पैरासिटिक फीडिंग, पैरासाइट आपको पता है कि दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरे एंडोपैरासाइट, जो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, और दूसरे जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स में रहते हैं, ब्लड में रहे, टिश्यूज में रहे, या किसी कैविटी में रहे, ब्रेन में रहे, लिवर में रहे, लंग्स में रहे, तो उनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाएगा। एक्टोपैरासाइट है, बाहर एनवायरनमेंट दूसरा है, एंडोपैरासाइट से अंदर का एनवायरनमेंट चेंज है, और उनके फूडिंग बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। जैसे एक्टोपैरासाइट से एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अंदर के पैरासाइट से ज्यादातर तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और अंदर में अगर ब्लड में पाया गया तो वहां एरोबिक होगा, लेकिन अगर टिश्यू में पाया गया तो क्या होगा? एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ हम फीडिंग की बात करेंगे, वो हम दूसरे बिहेवियर को साथ में लेके बीच बीच में बताए देंगे कि फीडिंग बिहेवियर को देख के भी हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं या चीजों को अलग कर सकते हैं। एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट दो टाइप के हैं पैरासिटिक फीडिंग स्ट्रेटजी में, और इन्हीं में आ जाते हैं वेक्टर्स भी आ जाते हैं, और इनमें एडेप्टेशन भी होता है। आपने पढ़ा है कि
parasitic adaptation according to the environment. और नेक्स्ट बात करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की या सैप्रोट्रॉफ की, जिसमें डिकम्पोजर्स आते हैं, स्कैवेंजर्स आते हैं, और जैसे लीफ लेटर्स हैं, इनको जो डिवोर करते हैं, खा जाते हैं और उनकी काउंटिंग करते हैं, जैसे मोलस्क हैं, स्कैवेंजिंग मोलस्क हैं, सैप्रोफिटिक फंजाई हैं, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, और डंग बीटल्स हैं, और हाइनास हैं, वल्चर्स हैं। ये सब क्या है? ये सब स्कैवेंजर्स का काम करते हैं, साफ सफाई करने का काम, और इनको हम एक तरह से सैप्रोट्रॉफ के उसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो इनका फीडिंग बिहेवियर देख लो, तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को फीड कर रहे हैं ये, जिनमें लाइफ है ही नहीं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जब तक उनको लिविंग एनिमल ना दिया जाए वो फीड करेंगे ही नहीं, और किन्हीं को ऐसा है कि आप लाइव एनिमल दो तो वो खाएगा ही नहीं जब तक उसमें सड़न ना हो, या जब डिकम्पोज ना हो, या बेकार ना हो, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ना हो। तो देखो जरा, सोचो कि कितना चेंज है फीडिंग बिहेवियर। कुछ फ्रेशली खाते हैं, कुछ हम लोग का फीडिंग बिहेवियर और दूसरे ऑर्गेनिज्म का फीडिंग बिहेवियर, कितना वेरिएशन है, कितना चेंज है सब में। तो ये रही बात सैप्रोफाइट्स की। नेक्स्ट है कमेंसल। कमेंसल आपने पढ़ा है कि एक को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, और दूसरे को हमेशा फायदा ही फायदा होता है। जैसे आपने शार्क और इकाइनीज का रिलेशन पढ़ा होगा। शार्क के नीचे जो एक दूसरी छोटी फिश लगी रहती है, शार्क को कोई नुकसान नहीं, लेकिन उसको फायदा ही है, उसका फूड मटेरियल वो खा रही है। कमेंसल। इसी तरह से बटरफ्लाइज है, उसका एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है सिम्बियोसिस व म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों प्रॉफिट में रहते हैं, किसी को लॉस नहीं होता। लेकिन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो किसी का एग्जिस्टेंस भी नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है लाइकेन्स में पढ़ा होगा। फीडिंग एसोसिएशन इंटीमेट होता है फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट का। फ्लावरिंग प्लांट और इंसेक्ट का, जैसे फिग का जो प्लांट होता है उसमें इंसेक्ट्स आते हैं, उसको पॉलिनेट करते हैं, फिर उनकी जनरेशन बढ़ती है, भले इंसेक्ट की डेथ हो जाए उस फिग के उसमें। ठीक है, और लाइकेन्स उसके सबसे अच्छे एग्जांपल आपने बहुत पहले से ही पढ़े। ठीक है, तो सिम्बियोसिस और म्यूचुअलिज्म। कोर्टशिप फीडिंग, एक स्पेशल टर्म आया है कोर्टशिप फीडिंग। कोर्टशिप फीडिंग का मतलब है, कोर्टशिप एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है जिसमें जो है मेल या फीमेल नियर बाई होने के लिए, मेटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, कपुलेशन करने के लिए वो कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और इस एक्टिविटी में अगले को वो फीड भी कराता है। इसको बोलते हैं कोर्टशिप फीडिंग। जैसे स्पाइडर मेल्स और फीमेल्स के बीच में होता है, एम्फिड फ्लाइज के बीच में होता है कोर्टशिप फीडिंग। और दूसरा है पेरेंटल फीडिंग। कोर्टशिप के बाद दूसरा क्या है? पेरेंटल फीडिंग। पेरेंटल फीडिंग कौन करेगा? एनिमल ही करेगा, और सोशल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा करते हैं, जिनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे देखा जाए पेरेंटल फीडिंग नियर अबाउट हर ऑर्गेनिज्म लिटिल या थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में करता ही करता है। कुछ ग्रुप्स में पेरेंटल केयर, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं, पेरेंटल केयर ज्यादा मिलता है। पेरेंटल केयर या पेरेंटल फीडिंग जैसे हनी बी में फीड कराना, टर्माइट्स में देखा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये बात रही फीडिंग बिहेवियर की। तो आपने लर्निंग पढ़ लिया और फीडिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी फील्ड नहीं है साइंस की, ये बहुत जल्दी बनाई गई बहुत रिसेंट ब्रांच है इथोलॉजी की, जो कि 1938 में आपने W.C. एलन का नाम सुना होगा, एलन जिन्होंने बनाया था। W.C. एलन ने 1938 में इसकी शुरुआत करी थी, दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं, पहला शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, या हम कहें उसको कि स्टेबल सोसाइटी। स्टेबल सोसाइटीज या शॉर्ट टर्म सोसाइटीज। शॉर्ट टर्म में कम समय के लिए सोसाइटी डेवलप, और लॉन्ग टर्म के लिए या हम कहें कि लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाए। तो जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ शॉर्ट का, शॉर्ट टर्म। अच्छा, पहले तो ये जानो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सामाजिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हम कहें कि ऐसा ग्रुप हो, सेम स्पीशीज की बात करें, सिमिलर स्पीशीज का ग्रुप हो जो कि आपस में ब्रीड कर सकें और उनमें एक से ज्यादा पेयर हो, कपुलेट पेयर, मतलब जो मेल और फीमेल जो कपुलेशन कर सके या ब्रीडिंग कर सके, ब्रीडिंग पेयर्स की संख्या एक से ज्यादा हो, उसमें यंग वंस भी हो, नए हो, इन्फेंट्स भी हो और उसमें ओल्ड वन भी हो। ये उनका कुछ रूल है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का कि ये सारे कैरेक्टर्स होने ही चाहिए, तब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेल और फीमेल और उसकी फैमिली हो गई तो वो सोसाइटी हो गई। सोसाइटी कब बनेगी? जब ऐसे ही कई और सिमिलर स्पीशीज के एनिमल्स हों। तो मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो और दूसरा हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या हम कहें कॉम्प्लेक्स या स्टेबल सोसाइटी। शॉर्ट टर्म तब बनता है लोकल एनवायरनमेंट या लोकल कहें कि आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट की वजह से कुछ समय के लिए बन सकता है। जैसे चांस ऑफ गैदरिंग, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल पे, वाइल्ड बीस जब माइग्रेट करते हैं, एक नदी को क्रॉस करते हैं, वाइल्ड बीस एनिमल हैं, तो वो उनका पूरा का पूरा हेड टेम्पररी 60 डिवीजन के लिए कलेक्ट हो जाता है। हम ये कहें कि हमारे कमरे में हाउस फ्लाई का जो पॉपुलेशन है वो सोसाइटी नहीं है, वो एक शॉर्ट टर्म के लिए सोशल गैदरिंग है, एक हम गैदरिंग कह सकते हैं। दूसरा हम कह लें कि हाउस फ्लाई का ये जो गैदरिंग है अर्थवर्म की गैदरिंग है। जैसे हम किसी मिट्टी को, नम मिट्टी को बारिश में अगर उसको डिग करें तो नीचे हम अर्थवर्म की कॉलोनी या हम कहें सब देख सकते हैं, तो वो उनका क्या है? सोसाइटी है? नो, उनका क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ गैदरिंग। किसके लिए? मॉइस्चर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, वाटर के लिए, ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, क्योंकि उनका पॉपुलेशन, उनका ब्रीडिंग इतना ज्यादा होता है कि वो वहां पे पा ही पाए। तो ये सोसाइटी शॉर्ट टर्म की सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। और एक लॉन्ग टर्म का है, जैसे बर्ड माइग्रेशन पॉइंट में नहीं बताया एग्जाम्पल, बर्ड का जो माइग्रेशन है वो शॉर्ट टर्म। जब बर्ड्स माइग्रेट करने के लिए एक जगह पे इकट्ठी होती हैं तो कम समय के लिए उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे और सेक्स रेशियो पे, और फूड की कितनी अबंडेंस है। सोसाइटी तब डेवलप होगी जब फूड कैसा होगा? सफिशिएंट फूड। सब डिपेंड किस पे करता है? फूड और शेल्टर पे ही करता है। अगर फूड की इतनी जो है क्वांटिटी नहीं है, अबंडेंस नहीं है, या अवेलेबिलिटी नहीं है, या डिस्पर्सन नहीं है, तो उस हिसाब से सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। सोसाइटी डेवलपमेंट होगी नहीं।
ट्रू सोसाइटी को का जो बेसिक फीचर है वो सोशल बिहेवियर डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं और सारे स्पीसीज के इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता था, वो इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ट्रू लिख लीजिए, उसमें ट्रू सोसाइटल कंटेन्स या ट्रू सोसाइटी कंटेन्स जो बेसिक फीचर है, मोर देन वन एडल्ट mated pair, second adults, third sub-adults, fourth juvenile, and fifth infants of different sex and सब-एडल्ट, जुवेनाइल्स एंड इन्फेंट्स। ये डिफरेंट एज और सेक्स क्लासेस के होने चाहिए। ये सब कैसे होने चाहिए, डिफरेंट एज के हो और डिफरेंट सेक्स के हो, तो हम उसको ट्रू सोसाइटी कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि सोसाइटी का नेचर है कि सोसाइटी में कभी भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। अगर अलग भी होंगे शॉर्ट टर्म के लिए, बाद में वो कहाँ जाएंगे, फिर टुगेदरनेस हो जाएंगे, फिर वो पास चले आएंगे। रिमेन टुगेदर, पहला है कैरेक्टर रिमेन टुगेदर। रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, वो एक दूसरे के बीच में रेसिप्रोकल कम्युनिकेट करेंगे। और वो कम्युनिकेशन कैसा होगा, विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है या टैक्टाइल हो सकता है, छूने से या ऑल्फैक्शन से, ऑडिटरी से या विजुअल से। वो क्या करें, एक दूसरे को कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर, उनमें एक कैरेक्टर होगा कि वो हर काम को बांट के करें, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसा आपने पढ़ा है हनी बी हाइव में कितना अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कुछ लोग साफ सफाई करते हैं, कुछ पंखा झलते हैं, कुछ फूड खिलाते हैं, कुछ रक्षा करते हैं और बहुत सारा कार्य बांट के करते हैं। नेक्स्ट है ओवरलैप ऑफ जनरेशन। ओवरलैप ऑफ जनरेशन, ओवरलैप ऑफ जनरेशन का मतलब है कि आपने पढ़ा है वन जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इनके बीच ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली जनरेशन ही मिले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकेंड जनरेशन ही मिले, पहली और दूसरी जनरेशन के भी लोग एक साथ रहें, तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज ओवरलैप ऑफ जनरेशंस। ये जरूर, ये बेसिक कैरेक्टर है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, जब सब और सबसे हाई लेवल का जो है ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी में, उसको बोलते हैं अल्टरिस्टिक या अल्टरिस्टिक बिहेवियर। हाईएस्ट लेवल है ये ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरिस्टिक बिहेवियर। इसी को बोलते हैं सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइस ऑफ वंस लाइफ एंड रिप्रोडक्शन। कोई एक ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दें अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, वंस लाइफ को सेव करने के लिए या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को सेव करने के लिए। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीज में, एंड्स में, वास्प्स में और टर्माइट्स में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म बीज में ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि उनकी तो जनरेशन गई, एक समय के बाद उनका कोई ऑफस्प्रिंग नहीं होगा। क्या
ऐसा ऑर्गेनिज्म के अंदर बिहेवियर हो सकता है सेक्रीफाइस करने का। किस लिए? अपनी कॉलोनी को सेव करने के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर दें। और ये हाईएस्ट लेवल का होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव जो कास्ट होती है उनकी, जो ओरिजिन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेराइल और नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट, वो इसीलिए। अब जैसे आप वैसे भी नॉर्मल फील करो, जो इस थोड़ा सा हट के बोल रहा हूँ समाज के बारे में, क्योंकि डेवलपमेंट सोसाइटी का पढ़ रहे हैं, तो सबसे ऑर्गेनाइज सोसाइटी किसकी है? ह्यूमंस की। हम कहते हैं सबसे ज्यादा कल्चर्ड, सबसे ज्यादा मैनर्ड कौन है? हम हैं। हम खुद से अपने आप को रिवार्ड दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, कोई लॉयन है, कोई दूसरा एनिमल नहीं कर रहा है कि आप सबसे ज्यादा कल्चर्ड और वेल मैनर्ड है। हम खुद ह्यूमन होके खुद से अपना तगमा ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम जब साइंटिफिक स्टडी करें तो हमें पैरेलल इक्वल सब पे पैरामीटर्स सेम होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ इसका इंटरेस्टिंग का, कि जो सोसाइटी के लिए काम करता है ऑर्गेनिज्म या बंदा या ह्यूमन बीइंग, वो अकेला रह जाता है, उसकी जनरेशन आगे स्टॉप हो जाती है, आगे वो ब्रीड या हम कहें उसकी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं होते। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि जो सोसाइटी के लिए अपने लाइफ को उन्होंने क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया। एक नहीं है, बहुत से उनको समय ही नहीं है बाकी चीजों में इन्वॉल्व होने का। वो हर समय किसके बारे में सोचते हैं? सोसाइटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और इवन आप फील करो, सबके घरों में एक ना एक लोग ऐसे ही होंगे जिन्होंने मैरिज नहीं करी, उनकी जनरेशन वहां पे खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने किन सर्कमस्टेंसेस से की? अगर आप उस पर रिसर्च करो, ये मेरा दावा है कि उन्होंने अपने लिए नहीं, लोगों के लिए इसको क्या किया होगा? सेक्रीफाइस किया होगा। तो किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे जो पीक होता है पॉइंट, दैट इज मैंने बताया एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, सेक्रीफाइस ऑफ वंस लाइफ एंड रिप्रोडक्शन। और इसी की वजह से 4 प्रॉपर्टी भी बताई गई सोसाइटी की, जिनमें पहला है 4 प्रॉपर्टीज ऑफ सोसाइटी। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है कोहेशन। कम्युनिकेशन करना मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, चाहे जेस्चर से, चाहे पोस्चर से, चाहे कलर चेंज से, चाहे हेयर को उठाकर या कोई सेंट छोड़कर या किसी वोकल माध्यम से। सोसाइटी के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कोहेशन होना, कोहेशन का मतलब है साथ साथ रहना या उनके अंदर बॉन्डिंग का डेवलपमेंट हो जाना। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर। और नेक्स्ट है परमानेंस एंड impermeability, impermeability। अच्छा, एडवांटेज ऑफ सोशल लाइफ लिखिए। इससे फायदा क्या होता है? अगर किसी ने सोशल ग्रुप बनाया है या ह्यूमंस ने बनाया या किसी ने बनाया, तो उसका फायदा क्या होगा? कुछ कार्य तो घट जाएंगे, जैसे हमारा प्रेडेशन कम होगा, एंटी प्रेडेशन। फायदे हैं दैट इज एंटी प्रेडेशन। एंटी प्रेडेशन में हम किसी के शिकार कम होंगे। क्यों? क्योंकि हमको रक्षा करने वाले और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पहले से ही मौजूद हैं। उसमें आता है गार्डिंग बिहेवियर, इसमें लिख लीजिए गार्डिंग बिहेवियर, म्यूचुअल विजिलेंस एंड मॉबिंग। गार्ड बिहेवियर, म्यूचुअल विजिलेंस एंड मॉबिंग। एडवांटेज का दूसरा है फीडिंग इफिशियंसी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। फीडिंग इफिशियंसी हो जाए और इंफॉर्मेशन को शेयर करें। एंड लास्ट है फैसिलिटी टू रिप्रोडक्शन, फैसिलिटी टू रिप्रोडक्शन।
ये टॉपिक कवर हुआ, दैट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आपने इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा कि कितने टाइप की सोसाइटी हो सकती है, एक परमानेंट, दूसरा शॉर्ट टर्म के लिए, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, एज, सेक्स और सेक्स रेशियो है, फूड की स्कार्सिटी है, फूड की अबेंडेंस है, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये उनकी चर्चा हुई। और उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेक्सुअल। देखिए जो टॉपिक है आपका सेक्सुअल बिहेवियर, और इसी को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। बिहेवियर या इसको कहते हैं कोर्टशिप या मीटिंग, जो आप पढ़ते हो वो इसी के अंडर में आती है। कोर्टशिप देखिए, हर ऑर्गेनिज्म की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या फीचर है कि वह अपनी जनरेशन को जरूर से जरूर बढ़ाता है। अगर ऐसा ना हो तो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ना हो, स्पीशीज खत्म हो जाए, वहां से सब कुछ गड़बड़ हो जाए। और इसको परफॉर्म करने के लिए नेचर ने एक बिहेवियर डेवलप कर दिया है हर ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो या ऑर्गेनाइज्ड ना हो, सोशली ऑर्गेनाइज्ड ना हो, अकेले रहना पसंद करता हो या हर्ड में रहना पसंद करता हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये बिहेवियर कि वो डेवलप करे अपने यंग को। और जैसा कि आपने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल है ये, तो यूनिपेरेंटल की जब बात होगी तो वहां पे बिहेवियर ये फॉलो नहीं, या कोर्टशिप या मीटिंग बिहेवियर नहीं। जब बाइपेरेंटल बिहेवियर या बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन या आप कहें सेक्सुअल बिहेवियर की बात करते हैं, तभी ये रिप्रोडक्टिव बिहेवियर या जिसको कहें कोर्टशिप एंड मीटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। कोर्टशिप एंड मीटिंग का सिंपल मीन है फॉर पेयरिंग, फॉर पेयरिंग। अब इसको हम उठाते हैं फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा है, दो टाइप का है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ओवा एग्स एक्सटर्नल मीडियम में रिलीज कर दिए जाते हैं और वहां पे उनका यूनियन होता है, यूनियन ऑफ द गैमेट, जाइगोट फॉर्म होगा और आगे की प्रोसेस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एडवांस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि नेचर ने सर्वाइवल ऑफ द गैमीट या मैं सर्वाइवल ऑफ द जाइगोट को ज्यादा रेट करने के लिए वो उसको सेफ जोन में, सेफ जगह पे रखने का एक प्रयास किया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो एडवांस है। सर्वाइवल रेट किसके ज्यादा होंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में न तो उतना चांस रहता है, न फूड रहता है, न शेल्टर रहता है, तो बहुत सारी चीजें का डेविएशन होता है या अलगाव होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हुआ या हो रहा है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि गैमीट को पास में आना ही आना होता है या आना चाहिए। तो इस प्रोसेस को कम करने के लिए मेल और फीमेल में बिहेवियर होता है कि फिजिकली वो क्या आए, पास आए। गैमीट तो दूर दूर रहेंगे
तो गैमीट, दोनों गैमीट को पास लाने की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, नेचर ने इसको डेवलप किया। अगर फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इंटरनल हो रहा है। तो फिजिकल जो डिस्टेंस है उसको कम करता है कोर्टशिप एंड मेटिंग, ये जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोर्टशिप एंड मेटिंग की प्रोसेस को हम अलग कर दें तो सर्वाइवल रेट क्या होगा? बिल्कुल ही नहीं होगा। या हम कहें कि जो यंग वंस का जनरेशन है वो बहुत ही कम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म वो एक टाइप से पास में आने की टेक्निक को या पेयरिंग होने की टेक्निक को अपनाता है, जिसी को बोलते हैं कोर्टशिप एंड मेटिंग। उसके बाद उसको और इन्वॉल्वमेंट उसका जब होता है जब प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर प्लेस पे एग या स्पर्म को ट्रांसफर किया जाए, इसमें वो हेल्प करता है ये बिहेवियर। और उसके बाद फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर उसका पीरियड होगा, जो प्रोसेस होगी, जाइगोट के बाद जो भी चीजें होंगी वो इंटरनल एनवायरनमेंट में होंगी और वहां पे उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो बाहर का खतरा नहीं है, प्रेडेशन का खतरा नहीं है, फूड का खतरा नहीं है, एनवायरनमेंट का खतरा नहीं है, अंदर वो सेफ जोन। तो ये प्रोसेस है, इसलिए ये कोर्टशिप एंड मेटिंग बिहेवियर इनबिल्ट कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का जिनमें सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो दो एक्टिविटी होती है, एक प्री मेटिंग, मेट करने से पहले, और उसके बाद होता है पोस्ट मेटिंग। पोस्ट मेटिंग में हम कहें कि एग्स या सॉरी मेल गैमेट को वो ट्रांसफर ही करता है। तो प्री मेटिंग या प्री कपुलेटरी बिहेवियर जो होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अपोजिट सेक्स के बीच में ही होगा, विलिंग टू मेट होगा। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये विल हो कि वो क्या करे? मेट करे, और उसके अंदर ये भी कैपेसिटी हो रियरिंग द ऑफस्प्रिंग, वो अपने ऑफस्प्रिंग की रेयरिंग। जैसे आपने पढ़ा है एम्फीबिया में क्या होता है, जो डुअल लाइफ का है ऑर्गेनिज्म, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का वो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है एम्फीबियंस। वैसे भी कनेक्टिंग लिंक है वो, है ना? तो एम्फीबियंस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके पहले के ग्रुप में क्या होता था? हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आपने फिश पढ़ो, मोलस्क पढ़ो, इस समय कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। एम्फीबियन से थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा, उसके बाद रेप्टिलिया आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, इनमें ये हायर डेवलपमेंट। एक बात आती है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि जब भी यंग वंस डेवलप होंगे कपुलेट करने के लिए, तो पहले तो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स मैच्योर हों, और वो कब मैच्योर होते हैं? उनकी फिजियोलॉजिकल डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, या हम कहें कि हार्मोन्स का लेवल होता है, या हम कहें कि सीजन्स का वेरिएशन होता है, या साइकिल्स का वेरिएशन होता है, 24 आवर का वेरिएशन होता है, सीजन्स वेरी करते हैं। तो सब कुछ क्या होना चाहिए? सब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। सब मेल और फीमेल दोनों के जो ऑर्गन्स हैं साथ साथ क्या हो? मैच्योर हो। और उसके लिए कौन हेल्प करता है? एनवायरनमेंट हेल्प करता है। जैसे आपने बायोलॉजिकल क्लॉक में पढ़ा होगा, आप आगे भी पढ़ोगे। तो जो फूड की अवेलेबिलिटी है, हमारे डे की जो अवेलेबिलिटी है, हमारे नाइट की जो अवेलेबिलिटी है, ड्यूरेशन जो है, उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनिज्म पे क्या पड़ रहा है और कैसे वो सिंक्रोनाइज हो रहे हैं एक साथ क्या करने के लिए? मीट करने के लिए, कपुलेट करने के लिए। और उसमें टेम्परेचर और डे लेंथ सबसे ज्यादा मैटर करता है।
तो वो करता है ट्रिगर किसको? कोर्टशिप। कोर्टशिप को कौन ट्रिगर करता है? ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिनमें फूड भी है, आपका एनवायरमेंट भी है, और इसमें टेम्परेचर है, और बहुत सारी चीजें हैं। इसको स्टिमुलेट करता है, फीलिंग होती है उसको कि क्या करें, ब्रीड करने के लिए तैयार है। जैसे एक बहुत अच्छी फिनोमेना है, अभी कल मैं डिस्कस करूंगा, बस यहाँ बता दूं। बर्ड्स में एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है माइग्रेटरी बर्ड्स में, कि जब उनको फ्लाई करना होता है तो उसके पहले उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग होती है। वो फैट को एक्यूमुलेट करती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, और अंदर से फीलिंग होती है माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस कि माइग्रेशन उनका होना है, और वो क्या हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाए, मतलब वो व्याकुल हो जाए। किसके लिए? ये कौन करता है? ये खुद की बॉडी करती है, खुद के हार्मोन्स करते हैं उसके, उनका इम्पैक्ट इतना होता है उनके ब्रेन पे कि वो क्या हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाए। इसी तरह का बिहेवियर, इसी तरह का हार्मोनल इम्पैक्ट किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स पे, हमका इंसेक्ट्स पे, और आपने देखा है एम्फीबिया को उठा, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, बर्ड्स, और उन सब में देखा है कि इन सब में ऐसी ही कंडीशन होती है। तो फीलिंग किसकी आती है? दैट इज कोर्टशिप की फीलिंग। उसमें हार्मोन्स का लेवल आप पढ़ोगे, तो ये ट्रिगर करता है। तो कोर्टशिप देखने को मिला सबसे पहले यहाँ पे है, इंसेक्ट्स में कोर्टशिप आपने खूब देखा, आप डेली लाइफ में, और बहुत एग्जांपल्स हैं, आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सब क्या करते हैं, इनमें कोर्टशिप बिहेवियर देखा ही देखा है। अच्छा, कोर्टशिप के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअली मैच्योर है कोर्टशिप के लिए, वो या तो सॉन्ग्स क्रिएट करता है, लिख लीजिए, सॉन्ग्स डेवलप करता है, या सॉन्ग सिंगिंग करता है, या कुछ डिस्प्ले करता है, या डांस करता है, या कुछ विजुअल्स साइंस होते हैं उसके, जैसे कलर पैटर्न को देख के सिंक्रोनाइज हो रहा है, या फीदर्स को देख के, या विंग्स को देख के, या अपेंडेजेस को अपेंडेजेस कलर पैटर्न को देख के, या लाइट को देख के उसके अंदर फीलिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कटल फिश का एग्जांपल ले लें, कलरेशन कटल फिश के अंदर होता है, और वो अपोजिट सेक्स को जो है स्टिमुलेट करता है कोर्टशिप करने के लिए। कोरल्स में ऐसा देखा गया, पीकॉक डांस, फाइटिंग फिशेस, हाउस लिजर्ड, जो छिपकली होती है हाउस लिजर्ड, उसका साइन है कि वो अपने टेल को लैश करती है, मेल लैश करता है, और कैमेलियन का कलर चेंज हो जाता है। बिहेवियर है ये, कोर्टशिप बिहेवियर है। बीज का नॉपिटल फ्लाइट होती है, नॉपिटल फ्लाइट आपने पढ़ा होगा, और डांस होता है डक में, फ्लोवर में, और गर्ल्स में, गर्ल्स। ये सब स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जिनको अपोजिट सेक्स रिकॉल कर लेता है या समझ जाता है। साउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के साउंड्स, जो कि कोर्टशिप का ये हम कहें कि कैरेक्टर है। जैसे विंग्स को फ्लैप करना, बार बार रबिंग ऑफ अपेंडेजेस को रब करना, जो कि आपने उसमें आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा है। ग्रंट करना, बार्क करना, स्पेशल मसल्स को वाइब्रेट करना, आउल्स की कॉलिंग, और ग्रास ऊपर का भी अपेंडिसेस का आपस में रब करना। ये सब क्या है, साउंड्स हैं, जो कि फैक्टर्स हैं कोर्टशिप में। फेरोमोन्स का डेवलपमेंट,
एक ऑर्गेनिज्म फेरोमोन्स को सिक्रेट करता है। स्पेशल ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्पेशल टाइप के केमिकल्स, वोलेटाइल केमिकल्स को सिक्रेट करती हैं एनवायरनमेंट में, जिससे अगले ऑर्गेनिजम्स को, उसके काउंटर ऑर्गेनिज्म को ये पता चल जाता है या उसको वो चेज कर लेता है। फीमेल टर्माइट में, हनी बी क्वीन भी जो होती है फेरोमोन्स को सिक्रेट करती है। इवन पाइथन और एनाकोंडा और एलिफेंट भी ऐसे फेरोमोन्स को सिक्रेट करते हैं। एलिफेंट अपने एक मिल्की फ्लूइड होता है जो ऑर्बिटल ग्लैंड से सिक्रेट करते हैं, उसके जो ऑर्बिटल ग्लैंड्स हैं उनके मिल्की फ्लूइड सिक्रेशन। तो फेरोमोन्स हैं जो कि कम्युनिकेटिंग सिग्नलिंग केमिकल्स होते हैं, जो कि उसके काउंटर पार्ट को या के काउंटर ऑर्गेनिजम्स को हमेशा जो है कांटेक्ट में लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टच से है, रबिंग करना, पुशिंग करना, लिकिंग करना, क्लैस्पिंग करना, ग्रूमिंग करना। एक्वेटिक बर्ड्स का बाथिंग ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स एंड किस ऑफ गोरामी फिश है, उसकी किसिंग। ये सब भी कैरेक्टर्स हैं कोर्टशिप के। और एक टर्म और आता है एग्रेशन एंड कोर्टशिप। एग्रेशन का मतलब होता है कि एग्रेसिव हो जाना ऑर्गेनिजम्स का। किस पर्पस के लिए? कोर्टशिप पर्पस। जब भी कोर्टशिप की फीलिंग एनिमल्स में होती है, खासतौर से मेल्स में, तो उनमें बिहेवियरल चेंज आ जाता है और वो थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। कोर्टशिप एंड एग्रेशन होता है और क्लोज रिलेशनशिप्स के बीच में होता है। कोर्टिंग एनिमल अट्रैक्ट प्रेडेटर्स। एग्रेशन होना और कोर्टशिप होना दोनों जब होता है तो कोर्टशिप का एक फायदा हमारे प्रे को भी मिल जाता है। कैसे? अगर दो इंडिविजुअल्स नॉपिटल डांस में या कोर्टशिप बिहेवियर में बिजी हैं, तो जो उसका प्रे होता है, कॉमन प्रे, उसको, ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको एक चांस मिलता है कि वो प्रेडेशन करे। ठीक है। कोर्टिंग एनिमल अट्रैक्ट प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स को हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। मेल्स कंप्लीटली अग्रेसिव टू फीमेल। मेल जो होता है फीमेल के ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर हो जाते हैं, होता है उसका, और कभी कभी ये फैटल भी हो जाता है। समटाइम्स इट मे बी फैटल ऑल्सो। और किन्हीं जगहों पे कैनिबलिज्म का भी डेवलपमेंट होता है, जैसे स्पाइडर और इंसेक्ट्स। कैनिबलिज्म का मतलब है कि वो अपने ही सेम स्पीसीज या सेम ऑर्गेनिजम्स के बीच के बॉडी पार्ट्स को खा ले, या होल अमाउंट को ही पूरा वो खा ले। हाँ, उसमें होता है, स्पाइडर में और इंसेक्ट्स में भी होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए, दैट इज ये सोशल सेक्सुअल बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और एक चीज और हमें पढ़ानी है 10-15 मिनट के समय में, तो उसको हम कवर कर लें। कल करें इसको? ठीक, आज के लिए इतना ही। आप